नमस्कार, हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। दोस्तों, एनेस्थीसिया के बारे में आमतौर पर लोगों को सिर्फ इतनी ही जानकारी होती है कि ये एक दर्द निवारक दवा है और इसका सर्जरी के दौरान ही उपयोग किया जाता है। लेकिन एनेस्थीसिया नाम जितना छोटा है उसका दायरा उतना ही बड़ा। इसलिए आज हम इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे कि इसके उपयोग के समय मरीज और डॉक्टर दोनों को किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही एनेस्थीसिया से जुड़े जो मिथ हैं उसे भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम। और इस विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर एनेस्थीशियन डॉक्टर रश्मि भूरे। डॉक्टर रश्मि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर रश्मि, आज से पहले अगर हम चले जाएं, सालों पहले चले जाएं, तो उस समय हमें सर्जरी के नाम से बहुत डर होता था और डर की वजह सिर्फ यही होता था कि जो सर्जरी होगी, जो चीरफाड़ हमारे शरीर पर होनी है बीमारी को दूर करने के लिए, उसमें हमें एक असहनीय पीड़ा, एक तेज दर्द से गुजरना होगा और तब शायद हमें आराम मिलेगा। आपको लगता है कि एनेस्थीसिया वो काम करता है आपको कि दर्द से मुक्ति दे देता है? आपको लगता है ये काफी महत्वपूर्ण योगदान करता है एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया का ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। एनेस्थीसिया के बिना सर्जरी आप कल्पना कर सकते हो कितना पेनफुल होगा। सबसे ज़्यादा अगर आप किसी पेशेंट को सर्जरी के बारे में डॉक्टर बताते हैं तो सबसे पहले पेशेंट को यही लगता है, किस चीज़ का डर लगता है कि कितना दर्द होगा, मुझे पता चलेगा, कैसे सहन कर पाऊंगा। तो इस कंडीशन में एनेस्थीसिया ब्लेसिंग है पेशेंट के लिए। बिल्कुल। और एनेस्थीसिया के बिना हम किसी सर्जरी के सक्सेस की कल्पना भी नहीं कर सकते आज के समय में, और शुरू में भी हम जब देखते थे डॉक्टर साहब तब भी। आपको लगता है कि एनेस्थीसिया शब्द बड़ा छोटा सा है कि हमने बेहोश कर दिया और ऑपरेट कर दिया, लेकिन एनेस्थीसिया अपने आप में पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसमें आपने पढ़ाई की है। आपको लगता है इसमें कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जो ध्यान में रखता है एक डॉक्टर सर्जरी के दौरान? सर्जरी के दौरान तो है ही, मैं बताऊंगी आपको आगे, लेकिन सर्जरी से पहले ही जो प्री एनेस्थीसिया चेकअप बोलते हैं वो बेहद ज़रूरी है होना। अगर आपको सर्जन एडवाइस करता है ऑपरेशन करना है आपका, तो प्लीज़ आप सर्जन से अनुरोध कीजिए कि हमारा प्री एनेस्थीसिया चेकअप करवाए, वो भी एनेस्थेटिस्ट से ही। तो इन चीज़ों में एनेस्थेटिस्ट आपकी पूरी शारीरिक हेल्थ चेकअप किया जाता है। आपके जो भी ब्लड या यूरिन के जांच के रिपोर्ट उनको ज़रूरी लगते हैं ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया के लिए, वो आपको बताए जाते हैं। पहले के जो रिपोर्ट्स आपके किए हुए हैं वो देखे जाते हैं। प्रोसेस होता है पूरा मैम, जैसे कि प्री एनेस्थीसिया का आप बता रही हैं, तो इसका मतलब क्या निकलता है? ये जो आप पहले पहुंचते हैं सर्जरी से पहले, तो उसको मरीज के लिए कितना ये फायदेमंद होता है? मरीज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मरीज को क्या क्या बीमारियां हैं पुरानी, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नशे की लत है उसे, वो डॉक्टर को जानना ज़रूरी है। उसके हिसाब से ही डॉक्टर क्या प्रकार का एनेस्थीसिया देना है, कितना डोज देना है, कौन सी दवाई देनी है, वो डिसाइड कर पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे एक जिक्र आपने अभी किया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, अल्कोहल का जिक्र किया। कई बार हम ये देखते हैं कि जिस दवा से कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति बेहोश हो जाता है, कई बार हम देखते हैं कि उसे उसका असर भी नहीं होता। तो अल्कोहल लेने वाले व्यक्ति के ऊपर जब एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है तो क्या आपको लगता है वहाँ पर डोज की जो मात्रा है? ज़रूर बहुत ज़्यादा। अगर किसी को अल्कोहल की लत है, वो भी डिपेंड करता है कि वो हर रोज़ कितना ml ले रहे हैं, कितना कंजम्पशन है उनका अल्कोहल का, उसके हिसाब से हमें एनेस्थीसिया का डोज देना पड़ता है। बहुत से लोगों को एनेस्थीसिया का असर नहीं करता है दवाइयों का, जिनको इवन गुड़ाखू का भी, जिनको गुड़ाखू की लत है, अल्कोहल की लत है, इन पे हमारी दवाई असर नहीं करती है। ये जानकारी इसीलिए देना जरूरी है क्योंकि इसी से आप ही का फायदा होगा। डोज हम पहले ही ज्यादा देंगे ताकि आपको ऑपरेशन के दौरान कुछ तकलीफ ना हो। बिल्कुल। ये तो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। आप मुझे ये बताइए, आपके एनेस्थीसिया क्या एक ही प्रकार का होता है, ये बहुत सारे प्रकार के भी एनेस्थीसिया होते हैं? एनेस्थीसिया आमतौर पर दो प्रकार के हैं, एक जनरल एनेस्थीसिया और रीजनल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया यानी संपूर्ण वेदना हरण, जिसमें पेशेंट को पूरा बेहोश किया जाता है, गहरी नींद में सुलाया जाता है। और रीजनल एनेस्थीसिया के अलग अलग प्रकार है, उसमें एक लोकल एनेस्थीसिया है, नर्व ब्लॉक्स है और स्पाइनल एनेस्थीसिया है। लोकल में जिस जगह का ऑपरेशन है बस उसी जगह पे दवाई डाल के या सुई इंजेक्शन लगा के उस पार्ट को सुन किया जाता है। जैसे आँख का ऑपरेशन है, कान का ऑपरेशन है, नाक का ऑपरेशन है। फिर नर्व ब्लॉक्स यानी जिस जगह का ऑपरेशन है, जैसे हाथ का कुछ हुआ है तो छोटा सा फ्रैक्चर है, उंगलियों में फ्रैक्चर है, उस जगह का संवेदना वहन करने वाली नर्व को ब्लॉक किया जाता है सुई लगा के, तो सिर्फ उतना पार्ट ब्लॉक हो जाएगा, संवेदनाहीन हो जाएगा।
और स्पाइनल एनेस्थीसिया में जो अपनी रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में सुई लगा के दवाई डाल के नाभि के नीचे का हिस्सा पूरा सुन्न किया जाता है। ज़्यादातर इस तरीके की सर्जरी हम जब डिलीवरी की बात होती है तब वहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर साहब। यहाँ पर आपको लगता है कि स्पाइन की जो सर्जरी है या स्पाइनल जो एनेस्थीसिया है वो किन किन गंभीर रोगों में दिया जाता है? क्या इसका भी डोज पहले से निर्धारित होता है कि सर्जरी के अकॉर्डिंग इसको कैसे मैनेज किया जाता है डॉक्टर की तरफ? स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए पेशेंट के हिसाब से डोज दिया जाता है। पेशेंट की हाइट, वजन, उसका कौन से हिस्से का ऑपरेशन है, ऑपरेशन कितनी देर चलने वाला है, पेशेंट को और क्या क्या बीमारियां है, प्रेगनेंसी है नहीं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के डोज दिया जाता है। और जनरली स्पाइनल एनेस्थीसिया जो पैरों की हड्डी का ऑपरेशन है, फ्रैक्चर्स वगैरह, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, फिर सीजेरियन, गर्भाशय निकालना, इन सारी चीज़ों में दिया, हर्निया, हाइड्रोसिलिंग में दिया जाता है। अच्छा, इसकी अगर हम बात करते हैं, स्पाइनल जो एनेस्थीसिया होता है उसमें लोगों का ये है कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको शायद एक आम व्यक्ति जो नहीं समझता है उसको ये लगता है कि उसको रैप्चर करके वहाँ पर एनेस्थीसिया दिया जाता है, बाद में वहाँ पर वो डैमेज हो जाता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो क्या इस एनेस्थीसिया के बाद में कुछ जटिलताएं होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट को आगे चलकर? नहीं, ये तो पहले मिथ है कि वहाँ पे डैमेज होता है, ये गलत है। इसके लिए मैं थोड़ी सी एनाटॉमी अगर आप अलाउ करते हो तो बताना चाहूँगी। हमारे शरीर के हर हिस्से में मज्जा तंतु होते हैं जो सबसे पहले कोई भी संवेदना ग्रहण करते हैं, जैसे दर्द, प्रेशर, वाइब्रेशन। वो मज्जा तंतु नर्व्स के जरिए या मज्जा रज्जू के जरिए वो सारी संवेदनाएं हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड अपनी रीढ़ की हड्डी के खोखले हिस्से में स्थित रहती है और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये संवेदनाएं ऊपर ब्रेन तक पहुंचाई जाती है। तो इन जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 3 आवरणों में ढका रहता है, इनके बीच में एक सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है, लिक्विड रहता है। तो जब हम सुई लगाते हैं वो दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में जो खोखला हिस्सा रहता है उसमें लगाते हैं, हड्डी में नहीं सुई लगाते। ये तो पहले बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि लोगों को लगता है कि हड्डी को कुछ नहीं होता है। वो जो आप भी अगर खुद अपना स्पाइन फील करके देखोगे तो हड्डी के बीच बीच में आपको गैप नजर आएगी। वो गैप में से सुई लगाई जाती है, सुई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तक पहुंचाई जाती है और वहां दवाई डाली जाती है ताकि ये जो सारी संवेदनाएं आ रही है शरीर के हिस्सों से वो ब्रेन तक ना पहुंचे। इसलिए आप पेशेंट होश में रहेगा लेकिन आपको पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी डॉक्टर साहब, क्योंकि जानकारी के अभाव में लोग अलग अलग तरीके के मिथ पाल लेते हैं। जैसा कि एक सवाल मैंने आपसे किया, कुछ और भी ऐसे सवाल मैं आपसे करूंगी, सर्जरी के बाद भी क्या एनेस्थीसिया का कोई रोल होता है? जी ज़रूर। अगर सर्जरी बहुत देर तक चली हो या बड़ी मेजर सर्जरी है जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, तो उन सर्जरी, इवन किडनी ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट, इन सर्जरियों में बहुत ज़्यादा पेन होता है पोस्ट ऑपरेटिव। वो पेशेंट का पेन कम करने के लिए हम एपिड्यूरल कैथेटर डालते हैं। एपिड्यूरल कैथेटर 2 या 3 दिन तक हम रख सकते हैं। उसमें बोलस डोज या कंटिन्यूस इन्फ्यूजन देके पेशेंट को पेन रिलीफ दिया जाता है। तो ये एक तरीके से दर्द कम करने का ही काम यहाँ पर करता है, जैसे सर्जरी बेहोशी में करने के लिए उसके बाद दर्द कम करने का भी काम करता है। इसके अलावा मैं ये जानना चाह रही थी आपसे डॉक्टर रश्मि कि जब हम सर्जरी के ऊपर अब डिसाइड कर रहे हैं जाना है तो डॉक्टर तो अपने तरफ से एक्सपर्ट राय रखते ही हैं, क्या पेशेंट की तरफ से भी किसी तरीके की जागरूकता का या ध्यान रखने की बात होती है? उनके लिए कुछ खास बातें होती हैं? जी, सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पेशेंट को अपने बारे में पूरी और सही जानकारी डॉक्टर को देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट अपनी पुरानी बीमारियां छुपाते हैं, नशे की लत छुपाएंगे ना, कभी कभी भूल जाते हैं एलर्जी क्या है, भूल जाते हैं। ये सारी चीज़ें बाद में बहुत दिक्कत देती है डॉक्टर को भी और पेशेंट को भी। तो आपको जो पुरानी बीमारी है, मिर्गी के झटके आना या टीबी का बीमारी, अगर आप कोई दवाई ले रहे हो उन चीज़ों के लिए, उसके बारे में सही जानकारी डॉक्टर्स को दे। हो सके तो जो आपके पेपर्स है, कागजात है, वो सब दिखाए। इस ऑपरेशन के लिए आपको जो भी ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट बोले गए हैं, हार्ट के लिए कुछ टेस्ट बोले गए होंगे, तो वो सारे टेस्ट करवाए और वो अपने एनेस्थेटिस्ट को दिखाए प्री एनेस्थीसिया चेकअप में। और अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको इतने घंटे
बिना खाए पेट आपका खाली रहना ज़रूरी है, वो बेहद ज़रूरी है। किसी भी ऑपरेशन से पहले कम से कम 6 घंटा पेट खाली रहना ज़रूरी है। मैंने बहुत बार देखा है पेशेंट कुछ ना कुछ खा के आते हैं, उनके ऑपरेशन की हड़बड़ी रहती है तो वो झूठ बोलते हैं डॉक्टर्स के कि नहीं हमने कुछ नहीं खाया है। बाद में बहुत पूछने के बाद वो बताते कि हाँ डॉक्टर साहब सॉरी हम ये खा के आए हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आपके पेट में अगर खाना रहेगा तो ऑपरेशन के दौरान या एनेस्थीसिया के दौरान पेट का खाना सांस की नली में जाके फेफड़ों में जाता है और वो बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। एक बार वो हो जाता है तो वो मैनेज करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए प्लीज मेरी सबसे दरख्वास्त है, आप खाली पेट आपको बोला गया है तो खाली पेट ही कारण कुछ खाया होगा तो बताइए। इसीलिए आपने बहुत अहम जानकारी दी, इसको थोड़ा सा और भी आप समझाइए। क्योंकि अगर ये कहा जाता है कि आपको खाली पेट रहना है तो उन्हें लगता है कि हम अनाज तो नहीं खा रहे हैं, हम दाल चावल सब्जी रोटी नहीं खा रहे हैं, लेकिन हमने बिस्किट ले लिया है, चाय ले लिया है, दूध ले लिया है, तो उसको खाना नहीं गिनते हैं और उनको लगता है कि ये सामान्य सी चीज है। पेट खाली रहने का मतलब क्या होता है वास्तव में, और खाली रखने का सर्जरी में क्या फायदा होता है, या आपने खा लिया तो उसका नुकसान क्या होता है? खाली पेट रखना मतलब कौन से भी मोटा अनाज हो या बिस्किट हो, कौन से भी सॉलिड घन पदार्थ आपके पेट में कम से कम 6 घंटे से ना हो। आप दूध बच्चों को दे सकते, वो भी 4 घंटे तक, सिर्फ मतलब 4 घंटे का तो गैप होना चाहिए ऑपरेशन से पहले। बच्चों को दूध दे सकते हैं लेकिन 4 घंटे का गैप चाहिए। और क्लियर लिक्विड्स अलाउड है 2 घंटे तक, यानी सिर्फ पानी, वो भी सिर्फ 2-3 घूंट। तो ये सारी गाइडलाइंस दी हुई है, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप नहीं फॉलो करोगे तो आप ही के जान को खतरा हो सकता है। जैसे मैंने पहले बताया, एस्पिरेशन जो कंडीशन में बोल रही थी कि सांस की नली में अन्नकण जाते हैं, उसको एस्पिरेशन बोला जाता है और वो बहुत जानलेवा साबित हो सकता है। कौन सी भी छोटी ही सर्जरी ना हो, क्योंकि जैसे बोलते हैं सर्जरी कैन बी माइनर और मेजर बट एनेस्थीसिया इज ऑलवेज मेजर। इसलिए आपको हिदायत देना बहुत जरूरी है, भी करना चाहिए जो डॉक्टर्स कहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी तक हम समझ पा रहे हैं, एनेस्थीसिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान ये है कि आपके दर्द को वो कम कर देता है सर्जरी की जटिलताओं के दौरान। ऐसे में डिलीवरी का जिक्र मैं जरूर करूंगी, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी किसी महिला को होती है तो एक असहनीय वेदना से वो गुजरती है, बहुत तेज उसको दर्द होता है, और कई बार तो देखते हैं कि 24-24 घंटे 12 घंटे तक महिला दर्द में रहती है। अब ये सुनने में आ रहा है कि पेन फ्री या पेनलेस जो डिलीवरी है वो भी संभव हो पा रही है, तो उसमें भी क्या एनेस्थीसिया का रोल है? जी, उसको वेदना रहित प्रसव यानी पेनलेस लेबर बोलते हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले बोला, रीढ़ की हड्डी में ऊपरी हिस्से में रीढ़ की हड्डी के बीच से एक सुई डाली जाती है। सुई के जरिए एक छोटी सी नली, वो बहुत पतली रहती है, अपने बालों जैसी पतली वो नली, उसको कैथेटर बोलते हैं, एपिड्यूरल कैथेटर, वो डाली जाती है और उसी के जरिए दवाई दी जाती है। वो दवाई का डोज और कॉन्सेंट्रेशन इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि पेशेंट को प्रसव की पीड़ा का दर्द ना हो, लेकिन सिर्फ उनको गर्भाशय का आकुंचन समझ आता है, ताकि वो अच्छे से जोर लगा सके, पुश कर सके बेबी को। इस वजह से दर्द जो है, इस वजह से दर्द बहुत कम हो जाता है, जो असहनीय पीड़ा है वो बहुत ही कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिलीवरी का टाइम भी बहुत बार कम हो जाता है। और जो पेशेंट के और स्ट्रेस फैक्टर्स है, दर्द की वजह से जो पेशेंट के बॉडी में बदलाव आता है, जैसे हार्ट रेट बढ़ना, बहुत स्ट्रेस हार्मोन्स का बढ़ना, जिसकी वजह से उनके हार्ट पे या बाकी चीज़ों पे जो बुरा असर पड़ता है वो कम हो जाता है उससे। अच्छा, ये तो हम कुछ स्पाइनल एनेस्थीसिया पर हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसा कि दूसरा टाइप आपने बताया था कि जनरल एनेस्थीसिया है, वो क्या होता है और इसकी क्या कुछ खास बातें होती हैं? किस जनरल एनेस्थीसिया यानी संपूर्ण बेहोश करते हैं पेशेंट को, गहरी नींद में सुलाया जाता है। उससे पहले भी पेशेंट का पूरा प्री एनेस्थीसिया चेकअप अच्छे से होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि स्पाइनल या जो लोकल एनेस्थीसिया में उसमें हम सिर्फ 1 या 2 दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में कम से कम 4 से 5 दवाइयाँ देनी पड़ती है। हर एक दवाई का अलग अलग असर है, अलग अलग साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए मरीज के शारीरिक हालात के हिसाब से हमें सारी दवाइयों का डोज एडजस्ट करना पड़ता है। और जनरल एनेस्थीसिया में जैसे हाथों में ब्लड वेसल पे सुई लगा के उसी के जरिए सारी दवाइयाँ दी जाती है, या फिर सांस की नलिका से जो गैस से बेहोश करने वाला वो दिया जाता है। तो ये हर चीज़ का अलग अलग अपना अपने साइड इफ़ेक्ट्स है, अलग अलग बेनिफिट्स भी है। उन सबको हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, एज, बाकी सब फैक्टर्स, उनकी क्या क्या पुरानी बीमारी है, पेशेंट मेल है या फीमेल है, बड़ा है, बच्चा है
ये सब सोच के देना पड़ता है। और जनरल एनेस्थीसिया में आपका हार्ट रेट सिर्फ आपका नॉर्मल चलते रहता है, लेकिन आपकी सांसों की गति, आपकी ब्लड प्रेशर और बाकी सारी चीज़ें एनेस्थेटिस्ट के कंट्रोल में रहती है। ज़रूरत पड़ने पर आपकी सांस की नली में कृत्रिम नली डाल के फेफड़ों तक ऑक्सीजन और एनेस्थीसिया की गैसेस पहुंचाई जाती है। और जब ऑपरेशन ख़त्म होता है तो और एक विशेष दवाई लगाकर आपको फिर से पेशेंट को होश में लाया जाता है। जो सांस की नली में कृत्रिम नली डाली है वो निकाली जाती है, एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं उसको, और फिर बाद में आपकी सांसें नॉर्मल की जाती है। लेकिन ये सारी प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और रिस्की है। इसी की वजह से जनरल एनेस्थीसिया लोग अवॉइड करते हैं। मैं बहुत बार देखती हूँ पेशेंट बोलते नहीं हमें बेहोश कर दो, हमें कुछ देखना नहीं है। लेकिन प्लीज मैं ये बोलूँगी आप डॉक्टर के ऊपर ऐसे जोर मत डालो, क्योंकि डॉक्टर जो आपके लिए एनेस्थीसिया जो भी प्रकार सोच के देता है आपके हिसाब से देता है और आपकी सेहत के लिए जो सेफ रहे वो देता है। बिल्कुल। डॉक्टर रश्मि, जनरल एनेस्थीसिया की जब हम बात कर रहे थे जिसमें कि पूरी तरीके से व्यक्ति को बेहोश कर दिया जाता है, क्या कभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि जिस व्यक्ति को हमने बेहोश किया है सर्जरी के लिए वो वापस होश में जो टाइम दिया गया था उसमें वो लौट ना पाए? क्या ऐसे कॉम्प्लिकेशंस कभी होते हैं मरीज के साथ? जी होते हैं, रेयरली होते हैं लेकिन होते हैं। जीन का अगर सेटअप कुछ अलग हो पेशेंट का, उन पेशेंट्स में ये हो सकता है। तो ऐसे में कोई भी दवाई अगर आपको दी जाती है शरीर में तो आपके किडनी या गुर्दों से और लिवर से उसका शरीर के बाहर एक्सक्रीशन होता है, उसको शरीर से बाहर फेंका जाता है फिल्टर करके। तो इस हर दवाई का एक अलग अलग टाइम रहता है। ये दवाई इतने घंटे में शरीर से बाहर होगी, ये दवाई कुछ मिनटों में शरीर से बाहर होगी। तो उसके हिसाब से जो इस पेशेंट का या मरीज का जेनेटिक सेटअप है उसके हिसाब से वो दवाई को रिएक्ट करता है। कभी कभी अगर ऐसा होता है कि पेशेंट होश में ना आए तो उस पेशेंट को कृत्रिम नली उसकी सांस की नली में वैसे ही रखी जाती है, उसको ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और उसकी सांसें वेंटिलेटर के हेल्प से चलती रहती है जब तक कि दवाई का असर ना जाए। और इसके लिए कुछ खास दवाइयाँ उपलब्ध है, इसको रिवर्सल बोलते हैं, इस असर को रिवर्स करने के लिए। अच्छा, दोनों ही प्रकार की जो एनेस्थीसिया थी डॉक्टर साहब, उसमें क्या ऐसा होता है कि बाद में किसी तरीके की परेशानी होती है? क्या इसके साइड इफेक्ट, जैसे हम बोलते हैं किसी भी मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट होता है, क्या एनेस्थीसिया का भी अपना एक साइड इफेक्ट होता है मरीज पर? यस ऑफ कोर्स, जैसे एनेस्थीसिया की उपलब्धि है वैसे उसकी जटिलताएं भी है। इसीलिए एनेस्थीसिया को बहुत रिस्की ब्रांच बोला जाता है। पहले की तुलना में अब बहुत एडवांसमेंट आ चुकी है, बहुत अच्छे ड्रग्स है, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग मशीन्स है, फिर भी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। जैसे स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट को सबसे ज़्यादा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है तो हेडेक होना, सिर दर्द होना, या कभी कभार बीपी अचानक बहुत ज़्यादा कम हो जाना जिससे जान को खतरा हो सकता है, या कभी कभी हृदय गति अचानक बंद हो जाती है नसें ब्लॉक होने की वजह से, जिसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और कभी कभी स्पाइनल का ड्रग अगर ऊपर चला जाता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो फिर सांसें बंद हो जाती है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। लेकिन ये हर चीज़ को, हर कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करने के लिए अगर एनेस्थेटिस्ट एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। एनेस्थीसिया विशेषज्ञ आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? क्या लोगों की जागरूकता के लिए आप कहना चाहेंगे, चाहे एज ए डॉक्टर या एज ए पेशेंट, कि किन बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है और किसी भी बात को बहुत हल्के में न लें सर्जरी के दौरान? जी, जैसे अगर हम स्पाइनल के बारे में बात करें, स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान स्पाइनल लगाते वक्त पेशेंट को हिलना नहीं है, क्योंकि अगर आप बार बार हिलोगे तो वो बार बार सुई हिलेगी, डॉक्टर को बार बार सुई लगानी पड़ेगी, इसी के आप ही की तकलीफ बढ़ेगी और डॉक्टर की भी। और जो आपको हिदायतें दी जाती है, जैसे मैंने पहले बताया, खाली पेट आना है, अपने सारे जांच जो डॉक्टर्स ने आपको प्रिस्क्राइब किए वो करवाने हैं। अगर आपको बोला जाता है बीपी की ये दवाई खानी है तो खानी है, डायबिटीज़ अगर आपको है तो आपकी ब्लड शुगर लेवल के हिसाब से डायबिटीज़ की गोली या फिर इंसुलिन का डोज आपका लेना है। तो ये सारी हिदायतों का अच्छे से पालन करें। और पेशेंट के रिश्तेदारों को भी ये ख्याल रखना है कि जो डॉक्टर्स ने सूचनाएं दी है पेशेंट के लिए उनको अच्छी तरीके से पालन करें।
ऑपरेशन होने के बाद भी कुछ देर लगती है। जैसे अगर पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया है तो उसका पूरी तरीके से असर खत्म होने में कम से कम 1 या 2 घंटा लगता है। और अगर डॉक्टर ने आपको बोला है कि पेशेंट को 4-5 घंटे तक मुंह से कुछ ना दिया जाए, तो पेशेंट के रिश्तेदारों को इसकी हिदायत रहनी चाहिए कि मुंह से कुछ ना दिए। बहुत बार देखिए ऑपरेशन के बाद पेशेंट को रिलेटिव आके पेशेंट को पानी पिलाएंगे या कुछ अंगारा या भगवान का प्रसाद देने आ जाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उसकी वजह से फिर से वही दिक्कत हो सकती है कि वो अन्नकण या पानी आप जो दे रहे हो वो फेफड़ों में चला जाके जान को खतरा हो सकता है। तो एनेस्थीसिया अपने आप में बहुत ज्यादा जटिलताओं के साथ काम करता है, इसलिए मरीज को सपोर्ट करना बेहद जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है डॉक्टर रश्मि आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आज बस इतना ही। मुझे दें इजाजत, नमस्कार।